नमस्कार, आरोहण भारत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में यदि देखा जाए तो अलग अलग देशों के स्ट्रेटजीज और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर ही उनके भविष्य के बारे में एक आंकलन किया जाता है। और दुनिया के ज़्यादातर विशेषज्ञ अलग अलग देशों द्वारा लिए गए निर्णय और मिलने वाले अन्य सूचनाओं के आधार पर ही अपने अनुमान को लगाने का। यदि बात करें भारत की एक पड़ोसी देश चीन की, तो ज़्यादातर विशेषज्ञ इसी बात का आंकलन करते हैं कि चीन आने वाले वर्षों में काफ़ी आक्रामक रुख दिखाता हुआ नजर आएगा। परंतु क्या वाकई में यह वास्तविकता के नज़दीक होगा? दरअसल जिस प्रकार से चीन में प्रकाशित होने वाले आर्टिकल्स में यह बताने का प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार से चीन आने वाले वर्षों में कई अलग अलग देशों जैसे कि ताइवान, दक्षिण चीन, भारत, जापान, मंगोलिया और रूस पर हमले करके उनके अलग क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मिलाने का काम करेगा, और जिस प्रकार से चीनी विशेषज्ञों द्वारा बड़े ही बारीकी तौर पर और छोटी छोटी बातों पर ध्यान रख करके आने वाले वर्षों में चाइना की वॉर स्ट्रेटजीज के बारे में लेख लिखे जाते हैं, उसके आधार पर सभी विशेषज्ञ यही अनुमान लगाते हैं कि चाइना आने वाले वर्षों में काफ़ी आक्रामक होता हुआ दिखेगा। परंतु क्या चाइना वाकई में ऐसा करना भी चाहेगा या नहीं? आज चाइना $18 ट्रिलियन से भी बड़ी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और आने वाले दशक चाइना यूएसए को पछाड़ करके दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाए। चाइना आने वाले दशकों में यदि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन भी जाती है तो भी चाइना में लोगों के पर कैपिटा इनकम और चाइना की टेक्निकल एडवांसमेंट यूएसए की तुलना में काफ़ी कम होगी। वहीं चाइना आने वाले दशकों में कहीं से भी यूएसए के हार्ड मिलिट्री पावर के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा। और ऐसे में यदि चाइना अपनी वॉर स्ट्रेटजीज पर काम करना शुरू कर देता है तो लगातार वॉर में होने वाली खर्चे और इकोनॉमिक ड्रॉबैक की वजह से चाइना की जनता में असंतोष की भावना पैदा हो सकती है, और इस प्रकार की घटनाएं उसे सोवियत यूनियन के साथ होने वाली 1991 वाली घटना के काफ़ी नज़दीक ला करके रख देगी। और इसीलिए यदि चाइना किसी प्रकार से युद्ध में उलझता है तो शायद ही वह अपने आर्थिक रफ्तार को बनाए रख पाएगा। ऐसे में किसी भी प्रकार के युद्ध में जाना चीन के लिए मात्र एक बुरा सपना ही होगा, और कहीं ना कहीं चाइना भी इसे समझ रहा है। चाइना के सामने कई देशों के उदाहरण है और चाइना उनसे सीख जरूर लेना चाहेगा। दोस्तों, एक समय था जब जापान की अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और वह $7 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी थी। उस समय यूएस में बिकने वाली हर दूसरी महंगी प्रॉपर्टी जापानीज लोग ही खरीदा करते थे, और माना जा रहा था कि जापान बहुत जल्दी ही यूएसए को ओवरटेक कर लेगा। परंतु ऐसा हो न सका और यूएस पॉलिसीज़ की वजह से जापान धीरे धीरे पिछड़ता चला गया। जापान की इकोनॉमी में इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिला और आज वो सिकुड़ करके मात्र $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है, और माना जा रहा है कि मात्र कुछ महीनों में ही भारत की अर्थव्यवस्था जापान की अर्थव्यवस्था से आगे निकल जाएगी। उसी प्रकार से एक समय सोवियत यूनियन भी दुनिया में काफ़ी मजबूत माना जाता था, और पूरी दुनिया में यूएसए को केवल सोवियत यूनियन ही टक्कर दे सकता था। सोवियत यूनियन ने अपनी सोशलिस्ट इकोनॉमी से लेकर के लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर तक का सफ़र भी तय किया था, परंतु हद से ज़्यादा मिलिट्री पर खर्च और कोल्ड वॉर के दौरान अलग अलग देशों में हद से ज़्यादा मिलिट्री पर किए जाने वाले खर्चों की वजह से सोवियत यूनियन की अर्थव्यवस्था काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुई, और 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन भी हो गया और सोवियत यूनियन 15 अलग अलग देशों में विभाजित भी हो गया। आज के समय में रूस एक मिलिट्री पावर जरूर है, परंतु इकोनॉमिकली इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। और इन्हीं सभी एग्जाम्पल को देखते हुए चाइना शायद अपनी आक्रामकता को कम से कम अभी तो नहीं दिखाना चाहेगा। हालांकि गलवान वैली जैसे झड़पों को देखने के बाद से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चाइना कभी किसी देश पर आक्रमण करने के बारे में अभी नहीं सोच रहा है। पर यदि चाइना एक लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा है तो शायद अभी वो कुछ दशकों तक और इंतज़ार करना चाहेगा। आज चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट भी काफ़ी कम हो गई है और उसकी आबादी भी आने वाले समय में सिकुड़ती हुई दिखाई देगी। ऐसे में अभी चाइना को अपनी अर्थव्यवस्था पर और भी काम करने की आवश्यकता है। आने वाले दशकों में चाइना दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन तो जरूर जाएगा, परंतु चाइना में पर कैपिटा इनकम वैसे की तुलना में काफ़ी कम होगी, और चाइना के लोगों के जीवन स्तर और टेक्निकल एडवांसमेंट भी यूएसए से काफ़ी पीछे होगी। और ऐसे स्थिति में चाइना यदि युद्ध में उलझता है तो इकोनॉमिक ड्रॉबैक की वजह से चाइना की जनता में असंतोष पैदा हो सकती है। चूँकि चाइना अपनी तुलना हमेशा यूएसए से ही करवाना पसंद करता है, ऐसे में चाइना की जनता जब अपने आप को
यूएसए के नागरिकों की तुलना में काफ़ी बुरी अवस्था में दिखेगी, तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ प्रतिक्रिया भी देखने को मिले। और हो सकता है कि 1991 वाली घटना जो सोवियत यूनियन के साथ देखने को मिली थी, वो चाइना में भी देखने को मिले। यदि चाइना अपनी 6 वॉर स्ट्रेटजीज़ पर लगातार काम करता है, तो उस वक्त तक चाइना इतना मजबूत नहीं रह पाएगा और हो सकता है कि वो अपने आंतरिक विद्रोह को दबा ही ना पाए। ऐसे में युद्ध में उलझना चाइना के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान ही होगा। इसीलिए संभावना यह भी है कि चाइना के विशेषज्ञ अपनी सरकार को एक लंबे समय तक रुकने का परामर्श दें और अपने ज़्यादातर फोकस तिब्बत, शिनजियांग और इनर मंगोलिया जैसे प्रोविंसेस को और अत्यधिक उन्नत बनाने और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने पर लगाने पर दे। और हो सकता है कि चाइना में बैठे विशेषज्ञ कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ पर और भी काम करने के बारे में परामर्श दे। और यदि बात करें हमारे प्यारे भारत के बारे में, तो भारत ने न तो कभी बीते वर्षों में किसी देश पर आक्रमण किया है और न ही आने वाले भविष्य में या किसी देश पर आक्रमण करने की योजना पर काम कर रहा है। भारत केवल अपनी सॉवरेनिटी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाए रखना चाहता है और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अनक्वेश्चनेबल करना चाहता है। भारत विश्व को एक ध्रुव से निकाल करके कई ध्रुवों तक केंद्रित करना चाहता है। आने वाले वर्षों में भारत की रणनीति अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने, देश की आंतरिक एकता को मजबूत करने, देश को एक मजबूत आर्थिक, शैक्षणिक और मिलिट्री पावर बनाने पर है, ना कि किसी युद्ध में उलझने की। हालांकि किसी विपरीत परिस्थिति में देश को शायद किसी युद्ध में उतरना भी पड़े, तो यह मात्र देश की सुरक्षा के लिए होगी, ना कि इसका उद्देश्य विस्तारवाद होगा। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या चाइना आने वाले समय में आक्रामक होता हुआ दिखेगा या चाइना अभी भी कई दशकों तक इंतजार करना चाहेगा? इस विषय में आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम जानना चाहेंगे आप इस विषय में क्या सोचते हैं। और हाँ, यदि आपको हमारे यह विश्लेषण पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। R1 भारत में आज बस इतना ही। अंत तक हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।